हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मैं जानती हूँ कि लेजेंड ऑफ शानवू के नोवेल फैंस को मेरे से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं कि मैं वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं कुछ दिनों से स्टडीज को लेकर थोड़ा बिजी थी। हाँ, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, सो आई होप कि आप लोग समझोगे। लेकिन डोंट वरी, मैं बहुत जल्द एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें कि सिर्फ न्यू चैप्टर्स ही होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग स्टोरी जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। तो थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है ना। हाँ जी, तो बस इतना ही कहना था। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अंकल दाओ को एक सिटी में देखते हैं, लेकिन तब अचानक से उनके पीछे कोई आ जाता है। अंकल दाओ भी उस बंदे पर अटैक करने वाले थे, लेकिन अचानक से वो रुक जाते हैं और वो उससे कहने लगते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये यंग हीरो मुझसे क्या चाहता है, किसी तरीके का ट्रेजर या फिर मेरे ओल्ड आर्म्स और लेग। जिस पर वो आदमी कहता है कि आखिर मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि कोई और नहीं, फेंग ही था। फेंग अंकल दाओ से आगे कहता है कि आपकी तो एक ही पंच में 50 इयर्स में सीखी गई सारी स्किल्स होंगी। उसकी इस बात को सुनकर अंकल दाओ हंसने लगते हैं। फिर फेंग उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर सब कैसा चल रहा है, जिस पर अंकल दाओ फेंग को सब बताते हुए कहते हैं कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट यी मिंग सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वो एक बीस्ट है। वो यिन यांग एनर्जी को लेकर बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस है। वो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें जबरदस्ती मलबेरी लीव्स खिलाता है और फिर उनके एसेंस और ब्लड को मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज करता है। वो ये सब सिर्फ और सिर्फ इमॉर्टलिटी पाने के लिए कर रहा है। अंकल दाओ की इन सारी बातों को सुनकर फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके बाद अंकल दाओ फेंग को यीमिंग के बेटे गाओ फेई के बारे में बताता है कि गाओ फेई यीमिंग का इकलौता बेटा है। यीमिंग का कोई भी बेटा नहीं था और बहुत सालों के बाद उसको गाओ फेई मिला, इसीलिए गाओ फेई उसके लिए अनमोल है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें वहाँ पर गाओ फेई की ये आवाजें सुनाई देती है, जो कि शायद वहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ था। वही अंकल दाओ फेंग को बताते हैं कि हालांकि गाओ फेई अपने फादर जैसी क्रूएलिटी को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और डोमिनियरिंग है। जिस पर तभी फेंग कहता है कि चलिए तो फिर इसकी सारी एरोगेंस निकाल देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गाओ फेई को दिखाया जाता है, जो कि अपने 2 गार्ड्स के साथ वहाँ से जा रहा था। वो फेई ड्रिंक किए हुए था, इसीलिए वो अपने गार्ड्स के साथ अजीब अजीब सी बातें करते हुए वहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने अंकल दाओ और फेंग आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो फेई कहने लगता है कि एक ओल्ड गैंगस्टर एक यंग गैंगस्टर को लीड कर रहा है। क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? क्या तुम लोगों को कोई अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? उसकी बात खत्म भी नहीं होती है कि तभी फेंग अपनी ऑरा को रिलीज करके पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है। वही गोफी के वो 2 गार्ड्स तो ढेर हो गए थे। और फेंग की पावर्स को देखकर गोफी समझ जाता है कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा और फिर वो उसके सामने घुटने टेकते हुए कहता है कि लगता है कि हम दोनों का इतनी पतली गली में मिलना तय था। तुम्हें मुझसे जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकती हो ब्रदर, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। वो नशे की हालत में ऐसी बातें करते जाता है, जिसके बाद फेंग उससे कहता है कि ऐसा कहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं तो बस तुम्हें चाय के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। अब चाय का सुनकर पहले तो गो फेई खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो ऐसे ही किसी के साथ नहीं जा सकता, इसलिए वो तुरंत मना करने लगता है। पर तभी फेंग उसके करीब जाकर उसको हिट करता है, जिससे कि वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गो फेई के फादर यीमिंग को देखते हैं, जो कि गो फेई के घर न पहुँचने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन तभी वहाँ पर भागते हुए उनका एक गार्ड आता है और उन्हें बताता है कि हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें गो फेई नहीं मिले। ये सुनकर यीमिंग गुस्सा होकर उस गार्ड से कहते हैं कि तुम तो बेकार हो, जाओ दोबारा से उसको जाके ढूंढो। जिसके बाद वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो दोबारा से भागते हुए यीमिंग के पास आता है और उसको एक लॉकेट और लेटर देते हुए कहता है कि ये दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ था। जिसके बाद यीमिंग उस लेटर को पढ़ता है, जिसमें कि ये लिखा था कि आज मैं बहुत लकी था, इसीलिए मुझे तुम्हारा बेटा मिल गया। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम प्रेसिडेंट हो को खुद के लिए कुछ करवाओ? इन सभी चीजों के बारे में बहुत जल्द सबको पता चलने वाला है। मैं होप करता हूँ कि हुई से बहुत जल्दी रिफ्यूज हो जाएगा। तो गाइस, हुई से एक पर्सन है जिसे कि यीमिंग ने कैदी बनाकर रखा हुआ है, और उस लेटर को पढ़कर यीमिंग का तो खून ही खौल उठता है और वो कहता है कि त्यानियोन इंपीरियल सिटी में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरे बेटे को छूने की हिम्मत करते हैं। जिस किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की है, मैं तो उसका दिल निकाल कर कच्चा ही खा जाऊंगा। उसमें इतनी करेज आई कैसे? जिसके बाद वो अपने गार्ड को सिटी के डिफेंस मास्टर के पास जाने को कहता है और उनको पूरी सिटी को लॉक करने को कहता है और उसे ऑर्डर देता है वो घर घर जाके तलाश करे। यीमिंग अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वही गार्ड भागते हुए यीमिंग के पास आकर बताता है
कि जैसे हमने हमारे आदमियों को ढूंढने के लिए भेजा तो अचानक से उन्हें किसी ने बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। ये सुनकर यीमिंग हैरान था और वो उससे पूछता है तो क्या तुमने उसको नहीं देखा? जिस पर वो गार्ड कहता है कि नहीं, हमने उसे नहीं देखा, पर उसने कहा कि मिस्टर यीमिंग को बता देना कि हमारे साथ खेल खेलना बंद कर दे, वरना अगली बार मैं मिस्टर यीमिंग को यंग मास्टर गु फेई का हेड सेंड करूंगा। जिसके बाद वो गार्ड यीमिंग को उसके बेटे गु फेई का बाल दिखाता है। ये देखकर यीमिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो आसपास की एनर्जी से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया वो गलत था, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। यीमिंग थोड़ा अंधविश्वासी टाइप था, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। यीमिंग ऐसे ही माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मेरे बच्चे की जान को बख्श दीजिए। जिसके बाद वो उस गार्ड को किक करते हुए कहता है कि तुमने जल्दी सबको वापस क्यों नहीं बुलाया? मेरे बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए सबको जल्दी वापस बुला लो। जिस पर वो गार्ड वहाँ से जाते हुए कहता है कि जैसा आप कहे मास्टर। वही हम यीमिंग को देखते हैं जो कि अब भी ऐसे ही माफी मांगते जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन सभी चीजों के पीछे की शैन थी, जिसे कि फैंग ने ऐसा करने के लिए कहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को जंगलों में देखते हैं, जहाँ पर कि थोड़ी ही देर में इवन फैंग बाकी गार्ड्स को पीट कर आ जाता है और वो फैंग को सारी रिपोर्ट देते हुए बताता है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सारे गार्ड्स तो पागलों जैसा बिहेव कर रहे हैं, उन्होंने मेरा 10 माइल्स तक पीछा किया। जिस पर तभी फैंग उससे पूछता है कि इतनी दूरी तक एक्सप्लोर करने के बाद तुम्हें आखिर क्या मिला? जिस पर तभी इविल फैंग उसको एक स्क्रोल देते हुए कहता है कि ये पूरे एसोसिएशन का नक्शा है। अब उन गार्ड्स की वजह से इविल फैंग बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ था और वो गुस्से में फैंग से कहता है कि अब मुझे उनसे फाइट करने मत देना, वरना मैं सिर्फ उनको इंजर्ड ही नहीं बल्कि मौत की घाटी उतार दूंगा। जिसके बाद तभी वहाँ पर अंकल दाओ आ जाते हैं और वो फैंग को बताते हैं कि लगभग सारे के सारे ट्रेजर्स अल्केमिस्ट एसोसिएशन के व्हाइट टावर के टॉप फ्लोर पर हैं और ज्यूडिंग हुआन यांग पिल भी वहीं पर है। जिसके बाद तभी इविल फैंग उनसे कहता है कि तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं कि व्हाइट टावर पर बहुत सारे गार्ड्स होंगे, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, तो क्या मैं फाइट कर सकता हूँ? जिस पर तभी अंकल दाओ कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन शायद फैंग ने ऑलरेडी सबको खत्म कर दिया होगा। उनकी इस बात को सुनकर इविल फैंग तुरंत व्हाइट टावर की तरफ चला जाता है। जिसके बाद तभी फैंग अंकल दाओ से कहता है कि उसकी चिंता मत कीजिए, वो तो ऐसा ही है। साथ ही कीशन ने भी अपना काम कर दिया, अभी उस यीमिंग को सारे गार्ड्स को बुला लेने देते हैं। लेकिन तभी अंकल दाओ गहरी सांसें लेते हुए कहते हैं कि मुझे डर है कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि गु फेई ने मुझे बताया था कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के व्हाइट टावर पर सुप्रीम एल्डर वू शुवेन है, जो कि मार्शल किंग 9 स्टार्स की पीक पर है। वो एक बहुत ही ज्यादा कमाल के मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि हर रोज व्हाइट पगोडा में प्रैक्टिस करता है। वो 9 स्टार की पीक पर पहुंचने से बस एक कदम दूर है। ये सुनकर फैंग थोड़ा परेशान हो गया था और वो कहता है कि ये तो हमारे लिए परेशानी की बात है। लेकिन तभी अंकल दाओ फैंग को आगे बताते हैं कि कहा जाता है कि वो सभी नेचर और वाटर से बिल्कुल अनजान है, शायद हम इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं। अब उनकी इस बात को सुनकर फैंग कहता है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाद तोंगतियान रिवर पड़ता है, तो हम ज्यूडिंग हुआन यांग पिल को लेकर वहाँ से निकल सकते हैं। जिस पर तभी अंकल दाओ से कहते हैं कि तोंगतियान रिवर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, शायद खुद वू शुवेन भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता होगा, ऐसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। फैंग उनकी इस बात को सुनकर फैंग कहता है तो इसका मतलब है कि हमें अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मार्शल किंग की जरूरत है, जो कि थोड़ी देर के लिए वू शुवेन को संभाल सके। जिसके बाद फैंग अपने सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि नहीं, वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, अंकल फूजिन दाओ भी शायद ऐसा नहीं कर सकते। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद अंकल दाओ फैंग से कहते हैं कि शायद एक इंसान है जो कि ऐसा कर सकता है और उसका नाम जियान फेंगजी है। इस सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो जाते जाते वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।